हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। जैसा कि तुम्हें पता है, हमने सेकंड फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है क्लास 12th, जिसका हमने पहला लेक्चर आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। देन ये सेकंड लेक्चर आज आने वाला है, जिसके बारे में हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं उससे आगे। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। हम सारी चीज़ों की डिटेल बातें करने वाले हैं आज। आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा था कि प्रकाशिकी के दो प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार था किरण प्रकाशिकी और दूसरा था तरंग प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ थोड़ी परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि किरण प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशिकी के वह भाग जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। दूसरा टाइप है इसका तरंग प्रकाशिकी। ये क्या है, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर उसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखते हैं उसके आगे। ये हमारे पुरानी चीज़ें थी और उनकी परिभाषाएं। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लाइट। जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लाइट। अब देखो प्रकाश क्या है वो एक बार देख लो उसकी परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये वही है प्रकाश। तो ये उसकी परिभाषा देने यहाँ पुट कर रखी है मैंने। ठीक है, देन उसके आगे बढ़ेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी आती है। प्रकाश के बारे में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उसकी, तो वो देख लेते हैं वन बाई वन। जैसे कि तुमने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा होगा प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत। तो पहला पॉइंट है इसका, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। देन दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का विद्युत प्रभाव एवं रवन प्रभाव आदि घटनाओं के बारे में भी अध्ययन किया जाता है इसकी प्रॉपर्टी के अंदर। देन अगला पॉइंट जो है वो है, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अब निर्वात क्या होता है, जहाँ वायु ना हो। निर्वात क्या होता है, जहाँ वायु ना हो। अब निर्वात में प्रकाश का वेग कैसा होता है, सर्वाधिक। कितना होता है वो भी एक बार देख लें आप लोग। आपने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में भी, वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। बात क्लियर हो जानी चाहिए। देन अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे जैसे कि प्रकाश के द्वारा कड़ी एवं तरंगी प्रकृति प्रदर्शित की जाती है। अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। जैसा कि मैंने वहाँ पर पहले लेक्चर में थोड़ा सा बता रखा है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में। वहाँ मैंने कई सारे सिद्धांतों के बारे में बात की है। उससे हमें फाइंड आउट हुआ था कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति है। उसी के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया गया है कि प्रकाश की कैसी है, द्वैत प्रकृति। अर्थात कण की फॉर्म में भी काम करेगा, देन तरंग की भी फॉर्म में काम करेगा। तो प्रकाश की क्या है, द्वितीय प्रकृति, जिसे ड्यूल नेचर भी बोला जाता है। बात क्लियर। देन अगले प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रकाश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। अर्थात प्रकाश अनप्रस्थ प्रकृति का होता है, ये आपको पता होगा, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। ठीक है, तो ये प्रकाश की कुछ परिभाषा थी। देन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी बात की है। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है यहाँ तक, वो होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि कुछ डायग्राम में यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने कुछ डायग्राम आपको बना रहा हूँ जिससे हम क्लियर करेंगे। जैसे कि ये एक मैंने लाइन खींची, इसका जो नाम है, इसे हम अंतराणविक पृष्ठ भी बोल सकते हैं या परावर्तक पृष्ठ भी बोला जाता है। अंतराणविक पृष्ठ, ये क्या रहा हमारा, अंतराणविक पृष्ठ। ये क्या है, इसका अभिलंब। ये क्या है हमारा, अभिलंब। ये क्या है हमारा,
अविलंब, ठीक है, आप लोग देखेंगे अविलंब। जो आने वाली प्रकाश किरण होती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश किरण। जैसे क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। देन यहां से जो दूसरी किरण जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। जो आने वाली प्रकाश किरण होती है उसे आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं, जो जाने वाली होती है परावर्तन के वजह से उसे परावर्तित प्रकाश किरण बोला जाता है। देन अविलंब और आपतित प्रकाश किरण के जो बीच का एंगल होता है जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। जिसे क्या बोलते हैं हम? आपतन कोण। देन अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे परावर्तन कोण कहा जाता है। बात यहां तक क्लियर? आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण, देन जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण बोला जाता है। अविलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच का जो एंगल उसे आपतन कोण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का उसे परावर्तन कोण बोला जाएगा। और ये जो पृष्ठ होता है इसका नाम होता है अंतराआण्विक पृष्ठ। लिख लो, अंतरा पृष्ठ, अंतरा पृष्ठ, अंतरा पृष्ठ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। यही है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर। और इसमें मीडियम होता है, जैसे कि ये एक पहला माध्यम होता है, माध्यम ये होता है फर्स्ट, और ये वाला दूसरा माध्यम होता है इसका। माध्यम ये कौन सा होता है? माध्यम 2। तो यही मैंने इसमें प्रकाश के परावर्तन में बोला है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, देखो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इस डायग्राम से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देन इससे आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब देखते हैं, जैसे कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। परावर्तन के कुछ नियम हैं, देख लो इन्हें। ये हाई स्कूल में भी आपने थोड़े पढ़ रखे होंगे, ऐसा नहीं है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये आपको पता होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण क्या होता है R, ये एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। ये दो नियम है इसके मुख्यतः, समझ पा रहे हो? तो ये परावर्तन के क्या हो गए? नियम। ठीक है, देन आगे देखते हैं। हम मिरर के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। अब दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मिरर, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिरर। हिंदी में बोला जाता है दर्पण। अब दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, देखें एक बार थोड़ा सा। यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। यानी कि कोई समतल कांच का पृष्ठ है मेरे पर, एक साइड उसकी क्या कर दोगे आप? पॉलिश कर दो, तो वही हमारा क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ मान लो मैंने एक ये लिया, कांच का पृष्ठ है, ये समतल है जिसको आर पार देखा जा रखा है। कांच का क्या है? समतल पृष्ठ है, जिसमें से मैं क्या देख पा रहा हूँ? आर पार देख पा रहा हूँ। एक साइड में क्या करूंगा? इसकी चमकीली पॉलिश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? चमकीली पॉलिश कर दूंगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो आने वाला हमारा आगे वाला पृष्ठ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ये अब समतल दर्पण कहलाएगा। समझ पा रहे हो? इसे परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। आगे वाले को क्या बोलते हैं हम? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? तो यही समतल दर्पण होता है, यानी कि पीछे की साइड पॉलिश कर दो तो आगे वाले हिस्सा क्या कहलाता है? ये दर्पण बन जाता है हमारा पूरा। ठीक, देन दर्पण के कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे देखेंगे आप। जैसे दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, इसके दो प्रकार होते हैं।
जिसका पहले का नाम है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण को। और एक दूसरा नाम और है इसका, दूसरा टाइप और है, जिसे गोली दर्पण, जिसे स्पेरिकल मिरर भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? स्पेरिकल मिरर भी बोला जाता है। देखेंगे आगे। जैसे अब समतल दर्पण क्या होता है उसे उठा लेते हैं। जैसे समतल दर्पण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है। अब देखो क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शक कांच के एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था समतल दर्पण कहलाती है। उसी की तरह डिक्टो सेम, जैसे कि एक कांच का समतल पारदर्शी माध्यम लूंगा मैं, देन उसकी एक साइड पर क्या करूंगा? पॉलिश करूंगा, वही हमारा क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा। बात क्लियर? एक कांच का पृष्ठ आप जो पारदर्शी होगा, देन उसकी एक साइड पर हम क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा समतल दर्पण। समझ पा रहे हो? देन आगे की देखेंगे। इसमें समतल दर्पण का चित्र ऐसा कुछ है ना, समतल दर्पण का डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है। अब समतल दर्पण का चित्र कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ और बातें भी बताना चाहूँगा। ठीक है, देखो यही होता है समतल दर्पण, बस इतना सा समझेंगे समतल दर्पण में, सॉरी समतल दर्पण में हम सिर्फ इतना सा समझेंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि ये है, इस पर हम चमकीली पॉलिश कर दो तो ये क्या बन जाएगा? हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा समतल दर्पण। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। ये चमकीली क्या कर दी मैंने? क्या चमकीली पॉलिश क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? चमकीली पॉलिश कर दी। समझ पा रहे हो? तो ये समतल दर्पण का कुछ डायग्राम हुआ। ये क्या हुआ? समतल दर्पण का एक डायग्राम हुआ। और जिसके आगे वाला हिस्सा होता है उसे परावर्ती बोला जाता है। परावर्ती पृष्ठ क्या बोला जाता है? परावर्ती पृष्ठ क्या बोला जाता है? परावर्ती पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण का कुछ डायग्राम रहा, जिसकी एक साइड हमने पॉलिश कर दी। देन जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे परावर्ती पृष्ठ बोला जाता है, और ये टोटल क्या बन जाता है? फिर समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है। अब समतल दर्पण के बारे में मैं कुछ और बातें भी करना चाहूँगा, तो देखेंगे इधर। जैसे कि मैंने एक यहाँ समतल दर्पण बनाया। क्या बनाया मैंने? एक समतल दर्पण बनाया। देन ये मुख्य अक्ष होता है, ऐसे भी तुमने पढ़ा होगा। क्या होता है? मुख्य अक्ष। अगर मैंने यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी जिसका नाम दे दिया ए और एक नाम दे दिया मैंने बी, एक वस्तु रखी मैंने जिसका नाम दे दिया ए, देन दूसरा बी। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। देन दूसरी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरीके से पास आउट होगी। यहाँ से दो किरणें गई किसी वस्तु से, जो एक किरण गई परावर्तन के पश्चात वापस उसी फॉर्म में, देन दूसरी किरण गई परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरीके से निकली। अब मैंने आपसे ये पूछा कि ये परावर्तित किरण ये पीछे की ओर जाएगी ऐसे, और ये कैसे जाएगी? नीचे की ओर। ये कैसे जाएगी? आगे की ओर। और ये कैसे जाएगी? नीचे की ओर। कहीं ये मिल रही हैं? आप कहोगे नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन इन्हें हम एक्चुअल में तो नहीं मिला पाएंगे, लेकिन हमें काल्पनिक तरीके से मिला सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं? काल्पनिक तरीके से मिला सकते हैं, इसके पीछे की ओर मिला सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं अगर इन्हें मिलाना चाहूँ तो देखो इधर पॉइंट यहाँ पर, और मैंने कुछ डॉट डॉट लाइन यहाँ की, इस चीज़ को देख पा रहे हो? तो इनका यहाँ कुछ मिलना हुआ, लेकिन आभासी और काल्पनिक तरीके से हुआ। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर इस वस्तु का इमेज यहाँ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमेज यहाँ बन जाएगा, जिसे ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ पा रहे हो? ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये किस तरीके से मिलना हुआ इनका? आभासी या काल्पनिक तरीके से मिलना हुआ। बात क्लियर यहाँ तक? आभासी और काल्पनिक एक ही बात है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर? अगर मैंने आपसे पूछा ये वस्तु है, ये समतल दर्पण है, मैंने पूछा एक वस्तु यहाँ से अगर एक यू दूरी लाई मैंने समतल दर्पण से, और वस्तु के बीच की दूरी होती है जो बिंब की दूरी। वस्तु को बिंब भी बोला जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है वस्तु बोल दो। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा बिंब की दूरी क्या है, तो आप क्या बताओगे? बिंब की दूरी तो आप बताओगे क्या है? यू।
और बिंब की अगर मैंने बोली प्रतिबिंब की दूरी क्या, तो क्या बताओगे b। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या बताओगे, प्रतिबिंब की दूरी क्या बताओगे, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी हमारी b। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी b। अगर मैंने आपसे पूछा कि वस्तु की हाइट है जिसे h बोला जा रहा है, वस्तु की हाइट क्या है h, तो मैंने बोला प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी, h ही होगी, सेम h डैश। समझ पा रहे हो, अगर वस्तु की हाइट h है तो प्रतिबिंब की हाइट भी उतनी ही होगी जिसे h डैश से रिप्रेजेंट किया है मैंने। समझ पा रहे हो, तो अगर यहाँ बोलूँ मैं वस्तु की हाइट क्या है, वस्तु की हाइट या बिंब की हाइट बोल दूँ तो भी बात एक ही है, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई क्या है h, और मैं बोलूँ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो भी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो भी क्या है h डैश। बात क्लियर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h और यहाँ से यहाँ तक की हाइट h डैश। बात क्लियर, ये कुछ समतल दर्पण के बारे में यहाँ से विशेष बातें निकली। अब इनसे क्या निकला वो हम नीचे देख लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को जो मैंने समराइज करके एक जगह नोटेड कर दिया है, इन सारी चीज़ों को वो देखेंगे एक बार। इनसे हमें समतल दर्पण से मिला क्या वो देखेंगे एक बार। कुछ महत्वपूर्ण बातें निकली जो मैंने ये डायग्राम अभी बनाया है, जितनी देर से बना रहा हूँ, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलेंगी इससे। यहाँ देखेंगे समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि समतल दर्पण से सदैव आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, रियल में नहीं बनता। समझ पा रहे हो, आभासी बनेगा और काल्पनिक बनेगा, तो ये बनता है। देन दूसरी बात क्या निकली, समतल दर्पण में वस्तु u, प्रतिबिंब की दूरी v होती है। अभी मैंने बताया था समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या थी u और उसके बाद क्या थी v, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होती है, यानी कि समतल दर्पण से ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के क्या होती है बराबर, यानी कि यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि h किसके बराबर होती है h डैश के। बात क्लियर, और यहाँ में v किसके बराबर होती है u के, ये भी बात बोल सकते हैं, ठीक है। देन आगे की बात देखेंगे थोड़ा सा। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का पार्श्व परावर्ती हो जाता है, अर्थात दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। जैसे कि मैंने बोला आपसे, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो आप राइट हैंड को उठाओगे तो वहाँ लेफ्ट दिखेगा, अगर लेफ्ट हैंड को उठाओगे तो वहाँ राइट दिखेगा। यही हमारा क्या है, पार्श्व परावर्तन या पार्श्व परावर्ती भी बोला जाता है, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्ती। अगर मैं राइट को उठा रहा हूँ तो उसमें लेफ्ट दिखेगा, अगर यहाँ लेफ्ट को उठा रहा हूँ तो उसमें क्या दिखेगा, राइट, समतल दर्पण में। बात क्लियर, यही होता है पार्श्व परावर्तन। देन आगे और बढ़ेंगे, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत मानी जाती है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखें, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इसका मतलब कैसे कि अगर मेरी फुल इमेज देखनी है समतल दर्पण में तो आप उसको आधे से कम नहीं रखोगे। समझ पा रहे हो, जैसे मेरी हाइट है मान लो 6, तो जो आपके सामने समतल दर्पण होगा वो 3 इंच का होना चाहिए। अगर 6 इंच का मैं हूँ तो वो 3 इंच का होना, जस्ट अपोजिट, आधा, तो आप पूरी इमेज देख पाओगे। अगर मेरे बराबर का है तो भी देख पाओगे, लेकिन आधे से कम हुआ तो फिर तो थोड़ी दिक्कत आने लगती है। समझ पा रहे हो, तो ये वही बात बोली गई है। क्या बोली, यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, आधी, तभी हम पूर्ण तरीके से उसका इमेज बना सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर भाई, तो आज हम यही करते हैं। देन इमेज को अगली क्लास में देखेंगे, तीसरे लेक्चर में, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कुछ बातें आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सुना दी जाए एक शायरी। तो शायरी कुछ इस प्रकार है, सुनेंगे। जैसे कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें इस जमाने की, तू खुद को बना ले काबिल इस कदर की, लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। अगर आपको सही लगी हो तो लाइक कमेंट करें। देन अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे की स्टार्ट करेंगे इमेज से। बात क्लियर, तो थैंक यू।